या इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30। 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन होता है और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। आज का हमारा 979 यानी कि 979th सेशन है। और आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अजय ओंकार नाथ दहाड़। डॉक्टर ओंकार नाथ का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर का एक मैं छोटा सा इंट्रो दूंगी। अभी फिलहाल सर टीचर, प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के बी आबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। एंड काफी एक्टिव रहे हैं होम्योपैथिक सर्कल में। मेंबर भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव रह चुके हैं आईएचपी दिल्ली से। इन्होंने कई पुरस्कारों से भी इनको नवाजा गया है और एडिटर भी हैं कई जर्नल्स के। और जो मेन इन्होंने एक बुक लिखी है स्पिरिट ऑफ ऑर्गेनन, और अलग अलग पब्लिकेशंस में भी काफी इनका वर्क आता रहता है। पीएमएस में बेहतर स्वायत्त कार्य के एक मार्कर के रूप में हृदय गति परिवर्तनशीलता, इस पे होम्योपैथिक जर्नल में उन्होंने एक बहुत बड़ा रिसर्च पेपर भी दिया है। तो आज का जो डॉक्टर दहाड़ का टॉपिक है वो है लाइफ एंड वर्क ऑफ डॉक्टर फेरिंगटन। डॉक्टर फेरिंगटन की बुक हम सभी ने अपने बीएचएमएस कोर्स में पढ़ी होगी। तो डॉक्टर फेरिंगटन ने एक बहुत ही एक्सटेंसिव वर्क दिया है बैक्टीरिया मेडिका के ऊपर। उस उनके वर्क के ऊपर डॉक्टर फेरिंगटन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है होम्योपैथी पे, इसके ऊपर डॉक्टर अजय आज हमारा सेशन लेंगे। तो सर प्लीज स्टार्ट। वेलकम। थैंक यू मैडम। कैन आई शेयर माय पीपीटी? यस यस श्योर। ओके, इज इट विजिबल? यस सर। यस सर, ओके, वेरी मच विजिबल सर। सभी को नमस्कार। एक्चुअली मुझे जो टॉपिक दिया गया है थोड़ा मेरे विषय से अलग ही है। सबसे पहले तो मैं साहनी सर का धन्यवाद देता हूं कि वो ऐसे मौके हमें बार बार देते हैं। विशेषतः अलग अलग विषयों पर बोलने का मौका मिल रहा है, उससे हमारी तैयारी भी हो जाती है। तो लॉर्ड धन्वंतरी को याद करते हैं, जैसे कि एक हर एक फिजिशियन का एक आद्य कर्तव्य ही है, न त्वम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। मैं सिर्फ ये कामना करता हूं कि जो दुख और दर्द से, विशेषतः दर्द से जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसे हम रोगी कहते हैं, वो रोगी का जो उसे यातना हो रही है उससे उसका छुटकारा हो और उसमें हम कुछ उसकी सहायता कर सके। मैं थोड़ा कोशिश जरूर कर रहा हूँ हिंदी में बोलने का। हिंदी आती है लेकिन मेरा फ्लुएंसी इतना हिंदी में नहीं है जितना मैं कंफर्टेबल थोड़ा इंग्लिश में रहता हूँ। लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा हिंदी में बात करने की। तो कहीं अगर गलती हो जाए तो प्लीज मुझे इग्नोर कीजिए। माय फ्लोरल ट्रिब्यूट टू डॉक्टर फैरिंगटन साहब। आज का जो हमारा पर्पस है, इसका विशेष यही है, डिस्कशन या आर्गुमेंट तो बिल्कुल नहीं है, डिस्कशन करना है। लेकिन आर्गुमेंट बिल्कुल भी नहीं है कि जिससे हम विजय प्राप्त कर सके, बट ये केवल होम्योपैथी के विकास के लिए हमें आगे बढ़। जैसा कि मेरे परिचय में बताया गया कि मैं ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक फिलोसॉफी से संबंधित हूँ। शुरू से ही मटेरिया मेडिका ये विषय मेरे लिए थोड़ा कठिन था, अभी भी कठिन ही है। लेकिन सहानी सर ने दिया कि आप जरूर इसके ऊपर फोकस डाल सकते हैं और निश्चित ही हमें उसमें कुछ नई इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मैं कोशिश जरूर करूंगा। वैसे डॉक्टर केंट के जैसे 3 कंट्रीब्यूशन है, लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसॉफी, रेपर्टरी है और मटेरिया मेडिका है। वैसे ही फैरिंगटन साहब के भी इंपॉर्टेंट 3 कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर मैं फोकस करने की कोशिश करता हूं, जो कि लेंथ से नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ से हमें देखना चाहिए। मुझे लगा था कि 17 दिसंबर को अपना टर्न आएगा, क्योंकि 17 दिसंबर इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर फैरिंगटन साहब। खैर,
कोई बात नहीं है, 2 दिन के बाद उनकी डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन हम उन्हें आज ही आदरांजलि देते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अर्नेस्ट अल्बर्ट फैरेंटन, जिनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1847 में, विलिंग्सबर्ग, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। शायद 2 साल सीनियर है केंट साहब को, लेकिन इनकी उम्र काफी कम रह चुकी है। अंदाजन 38 ईयर्स, 38 साल ही वो अपने जीवन में होम्योपैथी की होम्योपैथी के लिए योगदान दे पाए। शायद वो और थोड़ा ज्यादा रहते थे तो और भी होम्योपैथी की सेवा होती थी और हमें और नई ऊंचाइयां मिल सकती थी। लेकिन इन 38 सालों में उन्होंने जो हासिल किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। मटेरिया मेडिका पर फोकस करने की शुरुआत केंट साहब से भी पहले स्टडी जो है, क्रिटिकल एनालिसिस जो है, वो फैरिंगटन साहब ने किया। हम थोड़ा उनकी जीवनी पर प्रकाश डालने की मैं कोशिश करता हूँ। उनकी शुरुआती लाइफ जो है, मेरा पावर पॉइंट अंग्रेजी में है लेकिन मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मराठी में, आप देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो शुरुआती लाइफ जो है, उनके पेरेंट्स ने उन्हें अर्ली एजुकेशन के लिए थोड़ा दूर भेज दिया था, फिलाडेल्फिया, जहाँ की उनका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन फिलाडेल्फिया ही बाद में उनकी कर्मभूमि रही। वहीं पर उन्होंने अपना बहुत सा एजुकेशन जो है, शिक्षा हासिल की है और वहीं पर नए नए मुकाम भी उन्होंने अपने क्षेत्र में, विशेषतः वैद्यकीय और होम्योपैथी में हासिल किए। अभी अर्ली एजुकेशन जो शुरुआती शिक्षा है, ही वॉज वेरी पर्टिकुलर, बहुत ही सिंसियर, रेगुलर, अपने आप में क्या बोलते हैं उसे, अभी मुझे ये शब्द हिंदी में नहीं सूझ रहे हैं, इसलिए मैं बोलूंगा कि बहुत ही पर्टिकुलर रहते थे, स्पेसिफिक रहते थे और उनकी विशेषता थी कि अपने विचारों की वजह से वो पहचाने जाते थे। अभी इसे व्यवसाय बोलना, प्रोफिशिएंसी जो है, उन्होंने जो गुणात्मकता हासिल की थी, उसके बारे में उनके टीचर्स भी उन्हें बहुत मानते थे और उनके टीचर ने भी उनके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां की हैं कि हमने ऐसा विद्यार्थी नहीं देखा है अभी तक। ऐसी टिप्पणी उन्होंने उनके कार्यकाल में ही की है। और स्वाभाविक है, किसी भी टीचर के लिए अपना शिष्य अगर वो टीचर से बड़ा होता है तो उनके लिए अभिमान की बात है, और उन्होंने उस तरीके से उनके ऊपर टिप्पणियां की। उनकी जो विद्वत्ता थी और तुरंत जवाब देने की जो उनकी क्षमता थी, उसमें भी वो बहुत माहिर थे और शिक्षकों में ही नहीं, विद्यार्थियों में भी वो माने जाते थे। ड्यू टू हिज एक्सेप्शनल क्वालिटीज टू यूटिलाइज द फंड सच एज विगर, ही बिकेम अ फिनोमिनल बॉय। अपने आप में क्लास में वो बहुत ही अच्छे तरीके से जाने जाते थे और विद्यार्थियों में भी बहुत ही पॉपुलर थे और उनके टीचर्स में भी वो बहुत पॉपुलर। इस तरह से थोड़ी शुरुआती शिक्षा हासिल करने के बाद समयानुसार उन्होंने जो शिक्षा की थी, लगभग 1866 में उनके जो भाई साहब थे, हार्वे फैरिंगटन, उनके परसेप्टरशिप में उन्होंने जो अर्ली एजुकेशन था होम्योपैथी की, वैद्यक शास्त्र में, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पेनसिल्वेनिया से उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया। शायद वो उस समय में उस क्षेत्र की एक शुरुआती क्वालिफिकेशन रही होगी। लेकिन उनका वो जो तुरंत जवाब देना, तुरंत उनके अंडरस्टैंडिंग थे, परसेप्शन थे, उच्च क्षमता की उनकी जो लक्षणीय मेमोरी थी, जो याद करने की क्षमता है, पढ़ाई में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देने का उनका जो छंद था, उसकी वजह से वो काफी जाने जाते थे। कंसाइंटियस एंड एस्टिमेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी जिम्मेदारी से वो दूर नहीं भागते थे, बल्कि जो नया काम है उन्हें वो सहज ही स्वीकार करते थे और उसमें काम करने का उनका एक अलग ही तरीका रहता था। और इसी वजह से शिक्षकों में और सहपाठियों में एक प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, ऐसा सहपाठी विद्यार्थी है, ऐसा उनका परिचय हुआ था। उनका जो एम था इस सब में,
पर्टिकुलरली वैद्यकीय और विद्या के आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में आने का, धीरे धीरे वो शुरुआत से ही होम्योपैथी की तरफ थे। ऐसा नहीं था कि वो बाकी के डॉक्टर्स की तरह कि पहले एलोपैथ बने और फिर बाद में कन्वर्टेड हुए, ऐसा नहीं है। लेकिन शुरू से ही शायद उनके आसपास के माहौल की वजह से ही उन्हें होम्योपैथी की शिक्षा प्राप्त हुई थी। और उनका ये जो उच्चतम ध्येय था, का एम था कि जो सही है वही मुझे करना है। हिज हाईएस्ट एम वाज टू डू राइट बिकॉज इट इज अ राइट अकम्प्लिशमेंट, क्योंकि वो सही है इसीलिए वही काम मुझे करना है। एंड दैट हैज बीन वोन अनस्टिंटेड प्रेज, और उसकी वजह से वो जाने जाते थे। उन्हें काफी रिवार्ड्स भी उस बारे में मिलते थे। और बाद में ग्रेजुएटेड हुए 1868 में हनीमन मेडिकल कॉलेज फिलाडेल्फिया से। उसके तुरंत बाद, ग्रेजुएशन के बाद ही, होम्योपैथी की शिक्षा में ग्रेजुएशन करने के बाद वो अपनी प्रैक्टिस में शुरुआत किया है। और अपने रेसिडेंस में ही, जहां उनके पिताजी रहते थे वहीं पर, और बहुत ही कम समय में उन्हें एक अच्छी पॉपुलैरिटी और ऊंचा मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है। और काफी अप्रिसिएशन भी हुआ है। काफी पेशेंट्स भी उन्होंने इकट्ठा किए थे। अभी पेशेंट काफी इकट्ठा करना ये तभी संभव हो पाता है जब हम उन्हें रिजल्ट देते हैं। हम रिजल्ट देते हैं और उन्हें थोड़ा अच्छा आराम भी महसूस होता है, अच्छा लगता है, तभी वो पेशेंट दूसरे पेशेंट को बुलाते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन डॉक्टर फैरिंगटन साहब ने अपने रोगियों को इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया है कि वो पेशेंट ही उनको काफी और दूसरे पेशेंट लाकर देते थे कि मुझे ये डॉक्टर काफी अच्छे लगे हैं। और उनकी जो निदान की पद्धति है और ट्रीटमेंट की पद्धति है वो काफी फायदेमंद। 1869 में ही बिकेम अ टीचर। बिसाइड्स, अभी इसमें आपको, जैसे ही हमने पहले देखा है कि वो सच जानना में बहुत विश्वास रखते थे। हमने होम्योपैथी के शुरुआती दिनों में ही देखा है कि डॉक्टर हनीमन साहब भी सच के संशोधन में ही आगे गए हैं। उन्हें सच ढूंढना था, और सच्चाई ढूंढते ढूंढते ही वो बाद में होम्योपैथ बने हैं। और उन्हीं के कदम नक्शे कदमों पर चलकर कारिंगटन साहब भी, की जैसे डॉक्टर हनीमन साहब ने सच ढूंढते ढूंढते ही होम्योपैथी ढूंढ निकाली है, उसी तरीके से मुझे भी सच के ही रास्ते पर चलना है। और वो सच ढूंढने के लिए केवल मुझे मेरे पेशेंट ही सफिशिएंट नहीं है, तो मुझे और कुछ थोड़ा करना चाहिए। तो इस तरीके से उनकी वो क्षमता देखकर उन्हें हनीमन मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ाने के लिए बुलाया गया, और वहां पर वो 1869 में टीचर बने। 1870 में ही देखिए, केवल एक साल के अंदर ही वो फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर बोलकर चुनकर चुने गए हैं। आज के नॉर्म्स थोड़े अलग हैं, लेकिन उस समय में समय के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से, और वो व्यक्ति की विद्वत्ता के हिसाब से उन्हें वो मुकाम हासिल होता था, और जो कि हैरिंगटन साहब ने भी हासिल किया है। उसके कुछ सालों में ही, 2 साल के बाद लगभग, उन्होंने उनकी क्षमता देखते हुए, कि जैसा वो देखते थे, ट्रीटमेंट करते थे, कि ये केवल पेशेंट की केयर नहीं लेते हैं, बल्कि वो जो विषय अलग अलग रोग है उसमें भी उनकी जिज्ञासा काफी थी। तो उनकी जो पैथोलॉजी है, डायग्नोसिस कैसे करना है, निदान कैसे करना है, इसकी वजह से उन्हें चेयर ऑफ पैथोलॉजी एंड डायग्नोसिस चुना गया, और अपॉइंटमेंट दी गई है, उन्हें नियुक्त किया। 1874 में ही डॉक्टर गर्नसी, जो पहले थे मटेरिया मेडिका के प्रोफेसर, क्योंकि अभी मैंने शुरू में ही बताया कि उन्होंने जो वर्क किया है वो होम्योपैथी में, और उनकी जो रुचि थी वो मटेरिया मेडिका ये विषय में थी। लेकिन पहले उन्हें दूसरा विषय दिया गया, बाद में उनकी जिज्ञासा देखते हुए निदान में और रोगियों के इसमें उनकी जिज्ञासा देखते हुए उन्हें पैथोलॉजी दिया गया। लेकिन कुछ ही समय में, लगभग 2 साल के अंदर ही, जैसे ही डॉक्टर गर्नसी ने रिटायर रेसिग्नेशन दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चेयर उस समय में जो मानी जाती थी वो प्रोफेसर ऑफ मटेरिया मेडिका, और वो उन्हें दी गई, जहां पर उन्होंने सुपीरियर एनालिटिकल पावर, अपनी जो विश्लेषण की जो क्षमता है, उच्चतम क्षमता, उसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर हुए। लेकिन वो कभी खुद संतुष्ट नहीं रहते थे। प्रिवेलेंट उस समय के जो व्यूज थे, लोगों के जो
बातें थी, उनके जो थॉट्स थे, उससे वो संतुष्ट नहीं थे। और इसी की वजह से वो और पढ़ाई करते थे और थोरो संशोधन भी करते थे। और उसी की वजह से उन्हें और ज्यादा वो उस विषय में इंटरेस्ट आने लगा। जैसे कि होम्योपैथी में जो लोगों के व्यूज थे, विशेषतः उसके तत्व हैं, उनकी मात्रा है, उनकी पोटेंसी, यानी उनकी जो कितने अंश में हम दवाइयां देते हैं, इसकी वजह से ही हैज बीन डिलाइटेड हिमसेल्फ इन द स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका और बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी करने लगे। मीनवाइल हमें पता ही है कि उनसे भी सीनियर डॉक्टर हेरिंग, कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग, आप सभी को पता है, हम सभी लोग होम्योपैथिक क्षेत्र से संबंधित है। तो डॉक्टर केन, डॉक्टर हेरिंग, डॉक्टर बॉनिंग हुसैन, इन सभी के नामों से आप परिचित हैं, उनके वर्क से, कार्य से भी आप परिचित हैं। तो अमेरिका में डॉक्टर हेरिंग के साथ वो लगभग रोज उनके साथ उनका मिलना होता था, उठना बैठना था, क्योंकि उनकी सीखने की जो लगन थी वो उन्हें ऐसे उच्च क्षमता के लोगों के साथ निकट लेकर गई। और उनकी ये जो तुरंत जवाब देने का और तो वो जिज्ञासा थी, उसकी वजह से डॉक्टर हेरिंग भी उन्हें काफी चाहने लगे। ही वॉज वेरी सुन रिकॉग्नाइज्ड बाय दैट मास्टर स्पिरिट। डॉक्टर हेरिंग ने भी उनको बहुत अप्रिशिएट किया और उनमें उनकी जिज्ञासा को ढूंढते हुए हाईएस्ट रैंक इंट्रिकेट साइंस, जो मोस्ट इंट्रिकेट साइंस है मटेरिया मेडिका, उसमें उन्होंने उनको लाया है। और यहाँ पर डॉक्टर हेरिंग डिलाइटेड टू से, उन्होंने बताया कुछ समय के उनके साथ रहने से, उनकी जिज्ञासा, उनकी क्षमता, उनकी विद्वत्ता देखते हुए, कि डॉक्टर हेरिंग को यह महसूस हुआ, ये स्टेटमेंट काफी अपने आप में बड़ी है, व्हेन आई एम गॉन हैरिंगटन मस्ट फिनिश माय मटेरिया मेडिका। अगर मैं अभी चले भी जाऊं ये सृष्टि से, तो मुझे कोई चिंता नहीं है कि अभी मटेरिया मेडिका एक सेफ हैंड में है और मेरा जो काम अधूरा रहा है वो डॉक्टर फैरिंगटन साहब पूरा करेंगे। मीनवाइल वो चेयर हो ही गए थे मटेरिया मेडिका के, और ही डिवोटेड हिमसेल्फ मच टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेथड दिस पर्टिकुलर सिस्टम। उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था वो सिस्टम में और आगे कुछ करने के लिए। और व्यक्तिशः वो सुपरवाइज करते थे पुराने ड्रग्स, नए ड्रग्स, उनकी एक्शन क्या है, उनको कैसे प्रूविंग करना है। शायद हो सकता है कि वो पुराने समय में प्रूव हुए होंगे या कुछ पहले प्रूव हुए हैं, उनकी समय अनुसार हमें फिर से और प्रूविंग करना चाहिए, उनकी क्या एक्शन है नए पेशेंट्स के ऊपर, वो भी हमें देखना चाहिए। ये तो हम देख ही रहे हैं, प्रूविंग के बारे में बताते भी हैं कि टाइम टू टाइम वी शुड प्रूव द सब्सटेंस, दैट मींस दैट पर्टिकुलर ड्रग सब्सटेंस, एंड व्हेन रिपीटेडली और टाइम टू टाइम वी आर प्रूविंग इन द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस एंड इन डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट टाइम ऑन डिफरेंट पर्सन, तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ उसमें नया मिलता ही रहेगा। तो ये क्षमता, जैसे वो अपने पेशेंट्स काफी उन्होंने इकट्ठा कर लिए थे, तो पेशेंट को दवाइयां देते देते क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है वो उन्होंने काफी हासिल किया था और वो उनके पास इकट्ठा हो गया था। और उसी की बदौलत वो उनकी जो व्यक्तिशः उसमें ध्यान देने की जिज्ञासा बोलो या विश्लेषण करने की अपनी क्षमता बोलो, उन्होंने उसमें खुद को झोंक दिया था। लगभग 3 साल तक वो इसी चेयर में थे और उन्होंने उस चेयर को और नया मुकाम दिया है और न्यायोचित पद्धति से उन्होंने उस चेयर को निभाया। ही वॉज हैविंग अ वंडरफुल मेमोरी फॉर सिम्टम्स। जिन्हें बोलते हैं कि हमारी स्मरण शक्ति जो है वो वंडरफुल थी। एक्चुअली बहुत लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी इज गिविंग अ वंडरफुल रिजल्ट, लेकिन मेरे हिसाब से वंडरफुल कुछ नहीं है। साइंस जब है तो वो तो स्वाभाविक है, लेकिन डॉक्टर फेरिंगटन साहब की जो स्मरण शक्ति थी वो निश्चित ही वंडरफुल थी, वो विस्मयाकारक थी, आश्चर्यजनक थी, कि वो एक ही बार पढ़ लेते थे और वो सिम्टम को अपने आप ध्यान में रहता था और वो हमेशा के लिए, जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में उन्होंने उसको स्टोर करते थे, वो अपने आप होता था। ये स्वाभाविक था, ये शायद उनका इंस्टिंक्टिव उनको वरदान होगा जो ईश्वर ने उन्हें दिया है। और इसी की वजह से मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ हिज टीचिंग was his ability to thoroughly analyze the specific action of drug। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था कि उनकी जो एक क्षमता थी ड्रग की एक्शन एनालाइज करने की विथ डीपर रिलेशनशिप, वो उसमें उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट किया था। और इसी की वजह से स्टडीज इन मटेरिया मेडिका हैज बीन पब्लिश्ड इन द हैनिमनियन मंथली।
हैनिमनियन मंथली ये उस समय का एक अपना जर्नल चलता था, बहुत ही पॉपुलर जर्नल था, विच वॉज द क्लासिकल जर्नल फॉर द होम्योपैथी। एंड वो सिर्फ केवल होम्योपैथी का ही नहीं, बल्कि मेडिकल साइंस पर भी अलग अलग उसमें आर्टिकल पब्लिश होते थे। तो डॉक्टर फैरिंगटन साहब ने अपने जो अलग अलग एनालिसिस थे सिम्टम्स के बारे में, ड्रग एक्शन के बारे में, वो हैनिमनियन मंथली में आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया था। और उसकी उन्हीं की इसी एनालिटिकल माइंड की वजह से स्टूडेंट्स उनको बहुत मानते थे और उनको फॉलो करने लगे थे। मेजर्स द मोडालिटीज टू ट्रैवर्स द सेम बाय अलोन, लेकिन ये उन्होंने अपने आप अकेले में ये सब मुकाम हासिल किया है। डॉक्टर बैरिंगटन वॉज अ होम्योपैथिस्ट बाय कन्विक्शन। उन्होंने खुद को ये समझ ही लिया था कि मेरा जीवन केवल होम्योपैथी के लिए है और मेरे जीवन पर अभी मेरा खुद का भी अंकुश नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है। इसलिए उन्होंने ये ठान लिया था कि अभी मुझे जो भी करना है वो होम्योपैथी, और होम्योपैथी के लिए जो कर रहे हैं वो डेफिनेटली सिख ह्यूमैनिटी के लिए, दैट मीन्स जो रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं उसके लिए कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कि होम्योपैथी निश्चित ही इतनी प्रभावशाली है कि जो इस तरीके से काम करती है कि अपना साइड इफेक्ट भी नहीं देती है। और इसलिए उन्होंने होम्योपैथी में अपने आप को फुल पूरी तरीके से झोंक दिया था। एंड ओनली दैट, वो प्रैक्टिस में यही देखते थे कि जो सच है वही मुझे देखना है। और उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही उन्होंने क्लिनिकल मटेरिया मेडिका ये बुक लिखी थी। उन्होंने जो अपना लिटरेचर लिखा है, जो लेख कार्य जो किया है, वो सभी अपने आप में विशेष था। और वी फाइंड हिम डीलिंग विद फिलोसॉफिकल इलिसिडेशन ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइबिंग। वो उनकी ड्रग प्रिस्क्राइब करने की जो अलग तरीके से जो क्षमता थी, वो निश्चित ही बहुत ही काबिले तारीफ थी, अनुकरणीय है हम सबके लिए। और इसीलिए एज एन इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल मैं कुछ बातें आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि हैनिमनियन मंथली में अप्रैल 1871 में पब्लिश हुआ था अबाउट द एक केस आर्टिमसिया वल्गैरिस के लिए, कि रिजेंबल्स द सीना इन नर्वस ट्रबल्स बट इन कंजंक्टिव रिलेशनशिप इट cannot बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर सीना। दैट मीन्स अभी हमें यहाँ पर यह भी ध्यान आ रहा है कि कौन सी दवा कब देना है। केवल उसकी एक्शन ही नहीं स्टडी करना है, अपितु उसके संबंध क्या है। जैसे कि हम रेमेडी रिलेशनशिप देख रहे हैं कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका, इसकी शुरुआत जो की है वो डॉक्टर फैरिंगटन साहब ने ही की है। हम शुरू में इंडिविजुअलाइजेशन देखे, डॉक्टर एनिमन साहब ने भी हमें सिखाया और डॉक्टर हेरिंग ने पढ़ाया है, इवन डॉक्टर बॉनिगोसेन ने भी हमें बताया है कि हम कैसे टोटालिटी कर सकते हैं। लेकिन एक ड्रग के दूसरे ड्रग के साथ जो संबंध है, इसके ऊपर जो प्रकाश डाला गया है विस्तार से, वो डॉक्टर फैरिंगटन साहब ने सबसे पहले डाला है। और यहाँ पर आर्टिमसिया वुल्गारिस और सीना का उन्होंने रिलेशन दिया है कि डेफिनेटली वो बहुत रिजेंबलिंग करते हैं, सिमिलर, लेकिन वो एक दूसरे के पहले और बाद में आप नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर रेमेडी रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि नक्सोमिका और कॉस्टिकम में भी है। एज अ डिस्जंक्टिव रिलेशनशिप विद सिलेशिया, दे करस्पॉन्ड टू नक्सोमिका एंड कॉस्टिकम इन द इरिटेशन ऑफ सोलर प्लेक्सस गिविंग राइज टू स्पाज्म। थोड़ा ब्रेन से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, और वो स्पाज्म, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इनवॉलंटरी प्रोड्यूस करते हैं, उसके संबंध में उन्होंने बताया है। लेकिन यहां भी हमें रिलेशनशिप ध्यान में रखना पड़ेगा नक्सोमिका का, कॉस्टिकम का सिलिशिया के साथ। तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उनके जो फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, जो सच को ढूंढने की उनकी जो पराकाष्ठा रहती थी हमेशा, और फैक्चुअल वास्तविकता जो देखा है, जैसा कि हम लोग दर्शन शास्त्र में देखते हैं, लॉजिक को हम दर्शन शास्त्र बोलते हैं, जो वास्तविक है वही अबाउट द ड्रग एक्शन हैज इलस्ट्रेटेड दैट रिलेशन, कंपैरिजन अमंग्स द ड्रग एक्शन। उसका उसके साथ क्या संबंध है और उसकी साम्यता क्या है या विरोधाभास है, ये भी हमें देखना चाहिए, विच इज रिजल्टेड इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। एंड दस वी फाइंड हिम एज अ ट्रीटिंग द मटेरिया मेडिका बाय हैंड ऑफ मास्टर। ही ग्रेटली एनरिच्ड हिज लिटरेचर। उन्होंने अपना जो कार्य है लिटरेचर में, साहित्य में जो काम किया है, पर्टिकुलरली अमेरिकन जर्नल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में किया है, हैनिमनियन मंथली में किया है, और नॉर्थ अमेरिका जर्नल ऑफ होम्योपैथ एंड अदर्स, इसके बाद में वो एडिटर भी बने हैं।
शुरुआत जो उन्होंने की है उसमें लेख लिख कर की है, और धीरे धीरे उन्होंने वहां पर सर्वोच्च मुकाम भी हासिल किया है। ये उनकी जो क्षमता थी, स्पेशली इन कंपैरेटिव मटर अमेरिका और अदर्स में, जर्नल में आर्टिकल लिखने का, मटर अमेरिका ड्यूरिंग 1873 टू 1875, 73 से 75 तक ये उन्होंने कंटिन्यू रखा है। और यहां पर उन्होंने फोकस जो डाला, इसेंशियली साइंटिफिक बेंट क्या है, प्रोग्रेसिव कैरेक्टर, अर्नेस्ट लेबर्स, लॉजिकल रीजनिंग, और उनका जो फिलोसॉफिकल जजमेंट, साइंटिफिक शास्त्र शुद्ध पद्धति, और हमेशा विकास के तरफ जाने का, नया ढूंढने का, और बहुत ही सिंसियरली उन्होंने मेहनत की थी। कोई भी रीजन हमें देना है, कोई भी कारण हमें बताना है, तो उसका तर्क संगत हमें उसका रीजनिंग देना जरूरी है, और तत्वज्ञान के हिसाब से, प्रिंसिपल के बेसिस पर वो उसका जजमेंट लेते थे। रिजल्टेड टू सी द मेडिकल एजुकेशन टू अ फार हायर लेवल रिसीव द रिकॉग्निशन विद द रिस्पेक्ट। उन्होंने इसकी वजह से बहुत ऊंचा मुकाम वो होम्योपैथी को देने की कोशिश की है, और हासिल भी हुआ है। अभी केवल साहित्य में ही उनका काम नहीं था, तो वो उनके सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी कुछ रहते थे। जैसे कि हमने देखा है कि पहले वो फॉरेंसिक मेडिसिन में थे, उसके बाद पैथोलॉजी में आए, पैथोलॉजी से मटर अमेरिका के चेयर बने, और यहाँ पर भी वो संतुष्ट नहीं थे, एक्टिव ही थे। तो उन्होंने लोगों को जोड़ने की, क्योंकि सभी ने ये फॉलो करना चाहिए कि ये ना, जो ज्ञान मैं हासिल कर रहा हूँ या जो मैं ढूंढ रहा हूँ, ये केवल मेरे तक सीमित ना रहे, और इसका उपयोग सभी लोग अगर करेंगे तो निश्चित ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवन, जो मनुष्य है, जो वेदना से पीड़ित है, उन्हें इसका फायदा जरूर मिले। इसलिए उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन करना शुरू किया था। यहाँ पर भी होम्योपैथिक सोसाइटी में उन्होंने ज्वाइन किया है, स्टेट सोसाइटी एंड द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी 1872 में ज्वाइन किया, ही बिकेम अ मेंबर। उसके बाद मेनी ईयर्स वो मेंबर रहने के बाद, कुछ सालों के बाद, कमेटी ऑन ड्रग प्रूविंग, उसमें चेयरमैन भी बने वो, ब्यूरो ऑफ मटर अमेरिका के, जहां पर नए नए ड्रग्स, नए नए औषधियों को प्रूव करना है, और उनके नए नए सिम्टम भी ढूंढना है अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही। 1879 में वो सोल एडिटर बने थे हैनिमनियन मंथली के। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आर्टिकल लिखते लिखते ही उन्होंने इतना मुकाम हासिल किया है कि अभी वो उसके संपादक बन गए। जो ये जो जर्नल था हैनिमनियन मंथली, ये हैनिमनियन क्लब ऑफ फिलाडेल्फिया का था, वहां पर वो संपादक बने, और उनके संपादकीय में उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। लेकिन कुछ समय बाद ही थोड़ा सा उनके हेल्थ इशू आ गए, कुछ अलग अलग कॉम्प्लिकेशन होने लगे। उनके काम भी बहुत ज्यादा थे, पेशेंट ठीक करना है, लेक्चर्स देना है, साहित्य लिखना है, समाज की जिम्मेदारी भी थी, सोसाइटी थे, ऑर्गेनाइजेशन थे होम्योपैथ्स के, उसके साथ संपादकीय पद, इतनी सब जिम्मेदारियां एक साथ संभालना, उनको ऐसा लगा कि शायद मैं कहीं किसी काम के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, या इसको न्याय नहीं दे पाऊंगा। लेकिन लोगों के आग्रह की वजह से थोड़ा सा उनके ड्यूटीज कम जरूर हुए थे, लेकिन ही एक्सेप्टेड टू वर्क एज अ कंट्रीब्यूटिंग एडिटर। जो मुख्य एडिटर था, मुख्य संपादक थे, वहां से उन्होंने बोला कि मैं इसको न्याय नहीं दे पाऊंगा, मैं आर्टिकल लिखना मेरा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन डेफिनेटली ये अगर आप काम दूसरा करेंगे तो इसको और अच्छे तरीके से हो सकता है। इसलिए उन्होंने खुद ही वो चीफ एडिटर के पद से वो हट गए। 1884 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ने उन्होंने अपॉइंट किया था एडिटोरियल कंसल्टिंग कमेटी ऑन द न्यू साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेंसी। जैसा मैंने शुरू में भी बताया था कि ड्रग एक्शन क्या है, स्पेसिफिक एक्शन, वो ड्रग किस तरीके से काम करता है। डॉक्टर हनीमन साहब ने हमें बताया, हमने 28 एफोरिज्म में भी देखा है, इवन हम लोग 148 में भी देख रहे हैं कि एग्जैक्ट एक्शन कैसे होती है ये हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि ये सब डायनेमिक है, ये दिख नहीं रहा है। हम लोग वाइटल फोर्स में बिलीव करते हैं, डायनेमिक है, स्पिरिचुअल कंसेप्ट है, लेकिन उसके प्रभाव से हमें ये महसूस होता है, फीलिंग्स है, और वो फीलिंग से हमें उसका बहुत बार वो प्रभाव हम फिजिकल लेवल पर भी वो पेशेंट में देखते हैं। तो ड्रग पैथोजेनेसिस बोले तो उसकी एक्शन कैसे होती है अपने शरीर में, वो क्रियान्वित कैसे होता है, इसके ऊपर उन्होंने काम किया था, और वही काम की वजह से उन्होंने साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस का एडिटर बनाया गया था वो कमेटी का।
डॉक्टर फैरिंगटन की बहुत सी और क्वालिटीज थी, जैसे कि हाईली एस्टीम्ड फॉर हिज जनरस फ्रेंडशिप। वो मित्र बहुत जल्दी जमा इकट्ठा कर लेते थे। जैसा कि हमने देखा कि डॉक्टर हेरिंग ने भी उन्हें अप्रिशिएट किया था। तो वो अप्रिसिएशन की वजह से लोगों को लगा कि इतने बड़े महानुभाव जब उनको उनकी दखल ले रहे हैं, तो क्यों ना हम उनके साथ जुड़े। और वो भी अपना ज्ञान बांटने में हमेशा तैयार रहते थे। इसलिए उनके साथ फ्रेंड्स, मित्र काफी जल्दी जुड़ जाते थे। उनकी वो एक प्रोफेशनल एबिलिटी थी कि वो मित्र इकट्ठा करे और अपना, क्योंकि ध्येय एक ही था, होम्योपैथी को बढ़ाना है, उसका प्रचार करना है, प्रसार करना है। और प्रचार और प्रसार खुद के लिए नहीं करना है, तो ये लोगों की सेवा करने के लिए, जो पीड़ित है उनकी सेवा करने के लिए। ही वॉज नोटिस बाय मैन स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस विद कैरेक्टरिस्टिक ब्रेड ऑफ थॉट। उनके जो विचार हैं, लिबरलिटी ऑफ माइंड, वो बहुत ही स्वतंत्र विचार के व्यक्ति थे। स्वतंत्र विचार बोले तो कि समय के हिसाब से हमें बदलना है, ये तो हमें पता ही है कि निसर्ग का नियम है। अगर आप निसर्ग के नियम के हिसाब से समय के अनुसार खुद को नहीं बदलेंगे, ढालेंगे नहीं, तो वहां पर एक स्टैग्निटी आ जाएगी, और स्टैग्निटी अपने अस्तित्व के लिए सही नहीं है। और इसी तरीके से वो हमेशा बहुत ही स्वतंत्र विचारों के और ऊंची ऊंची उड़ानों भरने की उनमें हमेशा वो हाव रहती थी। और उसकी वजह से वो जेनियल मैनर्स रेंडर हिम अ मोस्ट डिलाइटफुल कंपेनियन। वो लोगों को इस तरीके से कंपेनियनशिप देते थे कि डेफिनेटली उनका सहवास से लोगों को फायदा होता था। उनके जीवन में उन्होंने बहुत से लेक्चर्स दिए, बहुत आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किए। जैसा कि मैंने आपको 3-4 जर्नल के नाम बताया, हैनिमनियन मंथली बोलिए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट का बोलिए, जहां पर लोगों ने उनकी काफी दखल की है, काफी सराहना की है, वाहवाह भी की है। यहां पर ही ना रुकते हुए केवल इंग्लिश में नहीं या अमेरिकन में नहीं, तो उनके जो लिटरेचर है, उनकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, वो दूसरी भाषाओं में, दूसरे देशों में भी भाषांतरित किए गए हैं और पब्लिश भी हुए हैं। जैसे कि जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश, मैक्सिकन जर्नल्स में भी उनके आर्टिकल पब्लिश हुए हैं भाषांतर करके। क्योंकि लोगों को लगा कि ये साहित्य हमें काफी मददगार साबित होगा हमारी प्रैक्टिस में और लोगों को ठीक करने में। तो दिस प्रोफेशन जो एक्सप्रेस है देयर डिजायर टू अपीयर इज लेक्चर इन हिज बुक। डॉक्टर लिलियंथल, जो सैमुअल लिलियंथल, हमें पता है उनकी एक थेरापेटिक्स की बुक भी है। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल टू पब्लिश की इनका ये जो लेक्चर की सीरीज है, जो अलग अलग जर्नल में पब्लिश हुए, क्यों ना ये बुक के माध्यम से पब्लिश हो। और स्टडीज इन मटेरिया मेडिका पब्लिश इन द हैनिमनियन मंथली, फिर उन्होंने एक आर्टिकल की सीरीज शुरू की। इस माध्यम से मटेरिया मेडिका का अभ्यास उन्होंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, और ये सिलसिला लगभग 2 साल तक चला है। उसके एब्स्ट्रैक्ट भी पब्लिश हुए हैं, कंपैरिजंस भी पब्लिश हुए, अब ये कंटिन्यू रहा है लगभग 1880 से 1882। These comprised lectures on lachesis, apis, canthari, sepia, mosters, etc. कंपैरेटिव मटेरिया का बाद में बुक पब्लिश हुआ है। लगभग 400 से ज्यादा औषधियां उन्होंने उसमें विस्तृत से तरीके से एक्सप्लेन की है। डॉक्टर कैरिंगटन के जो ओरिजिनल लेख है, मैन्युस्क्रिप्ट गिव मार्क्ड एविडेंस टू कांस्टेंट स्टडी इंटरलिनिएशंस बिटवीन द लाइन, जिन्हें हम बोलते हैं कि जो हमें दिखता नहीं है उसका मीनिंग क्या है। जैसा कि हिंदी में कहावत है कि जो ना देखे रवि वो देखे कवि। एक साहित्यकार, कवि जो देख पाता है, उसकी वो दिव्य दृष्टि से जो देखता है, वैसे ही डॉक्टर फैरिंगटन साहब उस पेशेंट में वो अनुभव करते थे दवाई देने के बाद। और उनके वो जो नोट्स वो इकट्ठा करते थे, वो फ्रीक्वेंटली एडिशन उसमें होते जाते थे। डेफिनेटली ये एक पेशेंट में मिल गया इसलिए उन्होंने लिखा, ऐसा नहीं है। तो थोरोली कंफर्म भी करते थे बाय हिज ओन क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। ऐसा क्लैरेंस बार्टलेट ने भी लिखा है उनके बारे में। हैनिमनियन मंथली में आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि उनके जो लिटरेचर है, हैनिमनियन मंथली, ये सबसे पहला जर्नल था जहां पर स्टडीज इन मटेरिया मेडिका का उन्होंने लेख लिखना शुरू किया था 1871 में। और वहीं से कंटिन्यू रहा है। कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका ये एक दूसरा उनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जो 73 से 75 तक चला है। तीसरा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनका जो है क्लिनिकल मटेरिया मेडिका के, इसके 4 एडिशन पब्लिश हुए। पहला एडिशन जो पब्लिश हुआ था वो 1887 में, दूसरा 1890 में, तीसरा 96 में, और चौथा 1908 में। ऐसे 4 एडिशन पब्लिश हुए हैं
अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लिनिकल मटेरिया का, ये केवल रिप्रिंट एडिशन है, उसमें बाद में किसी ने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, क्योंकि ये सभी क्लिनिकल मटेरिया बोले तो खुद के और दूसरे डॉक्टरों से इकट्ठा किए हुए अनुभव के ऊपर है। जरूर हम लोग दवाई ह्यूमन बीइंग पर प्रूव करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी है कि प्रूविंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। हम लैब में भी करते हैं, मनुष्य पर भी करते हैं, प्राणी पर भी करते हैं, और उसके साथ साथ जब हम पेशेंट को ठीक करते हैं उस वक्त भी हमें जो सिम्टम्स की रिजल्ट मिलते हैं वो भी हम क्लिनिकल मटेरिया मेडिका के इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसी के ऊपर उन्होंने वो बुक लिखी थी, काफी वो बुक यूजफुल है और सभी लोग उसको यूज कर रहे हैं। लेसर राइटिंग्स ये अपने आप में एक अलग है। लेसर राइटिंग की जिसमें हम लोग बोलते हैं कि उनका अनुभव, उनकी तत्व ज्ञान, उनका तर्कशास्त्र जो इकट्ठा करके वो व्यक्ति लिखता है अपने जीवन के संदर्भ से बोलो या अपने अनुभव से उन्होंने जो हासिल किया है, वो लेसर राइटिंग्स के माध्यम में उन्होंने पब्लिश किया है। अमेरिकन जर्नल ऑफ मटेरिया में उन्होंने लेख लिखे हैं, नॉर्थ अमेरिकन जर्नल ऑफ होम्योपैथी में भी लिखे हैं। अभी हम लोग आगे जाकर देख रहे हैं कि उनका और वर्क क्या है। इट इज इजी टू डिफरेंशिएट वेयर रेमेडी इज डाइवर्स। हमें दो औषधियों में अलग अलग तत्व क्या है वो डिफरेंशिएट करना शायद बहुत आसान हो लगता होगा, लेकिन डिफिकल्ट टू नाइसली डिस्क्रिमिनेट, जहां उनकी साम्यता ढूंढना बहुत मुश्किल है, जहां पर वो रेमेडीज कन्वर्ज रिलेशन में रहती है, सिमिलर रहती है, और तब वहां दो औषधि में से कौन सी चुनना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हम लोग इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं व्यक्ति विशेषता के गुण पर, लेकिन जब दो तीन मेडिसिन एक साथ आ जाती है कि ये भी लग रही है, एकोनाइट भी है, बेलाडोना भी है, ब्रायनिया भी है, कौन सी कैसे देने का, कुछ इसमें सिमिलैरिटीज लग रही है जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल बताया है, लेकिन जहां सिमिलर सिम्टम आते हैं वहां पर वो बहुत डिफिकल्ट है। जहां पर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, जस्ट हियर इंडिविजुअलाइजेशन इज द मोस्ट नीडेड। इसलिए उन्होंने क्लिनिकल मटेरिया मेडिका और कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका का अभ्यास काफी किया था। नेक्स्ट, यहां पर मैं निश्चित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कोट करना चाहूंगा कि होम्योपैथी डिड नॉट मियरली सीक टू क्योर अ डिसीज बट ट्रीटेड अ डिसीज। इंडिविजुअलाइजेशन के संदर्भ में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति है, उन्होंने इसके बारे में बताया है कि होम्योपैथी केवल सिम्टम्स या उस व्यक्ति के रोग को बीमार नहीं करती है, बल्कि वो पूरे वो रोगी को ट्रीट करते हैं। दिस वॉज ऑल्सो रिकॉग्नाइज इन द उपनिषद। उपनिषद में भी बताया गया है कि ह्यूमन ऑर्गन्स एज अ कंपाइलेशन ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, कि ये शरीर भी है, मन भी है, और इसमें जो अदृश्य शक्ति है जिन्हें हम स्पिरिट बोलते हैं, जिसकी वजह से चेतना में आती है, उसकी वजह से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीवंत मनुष्य बनते हैं। तो होम्योपैथी वुड प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट इन द पब्लिक हेल्थ ऑफ द कंट्री अलॉन्ग विद अदर सिम्टम्स। यहां पर उन्होंने इंडिविजुअलाइजेशन के बारे में फोकस किया है, जो कि डॉक्टर फैरिंगटन साहब बताते हैं कि जहां दो मेडिसिन बहुत ही क्लोजली रिलेटेड लगती है वहां पर कैसे उन्हें डिफरेंशिएट करना जरूरी है। इसलिए कंपैरेटिव मटेरिया का एक बुक उन्होंने लिखा है, और वो काफी पुराने सिलेबस में 1973 के पहले कंपैरेटिव मटेरिया एक सब्जेक्ट ही होता था और उसकी परीक्षा होती थी। आज हम लोग जरूर कॉम्पिटेंसी बेस्ड डायनेमिक करिकुलम की तरफ बढ़े हैं, इसके पहले भी सिलेबस था, लेकिन सीसीएच बोलो या उसके पहले के भी बोलो, जो लोगों ने काम किया है वो इन्होंने इतना विस्तृत नहीं बताया था, लेकिन वो भी अपने आप में कंप्लीट ही काम था। साहनी सर भी पहले पीजी कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने भी काफी उसमें योगदान दिया है। आज हम थोड़ा उसमें बिटवीन द लाइन जो है वो इलेबरेटेड लाइन मैटर में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, यही एक फर्क है। कोई भी वैद्यकीय क्षेत्र लीजिए या प्रोफेशनल एजुकेशन लीजिए, जो हम मेडिकल एजुकेशन बोलते हैं, विदाउट कॉम्पिटेंसी कभी नहीं हो सकता है। तो ये पहले भी कॉम्पिटेंसी बेस ही था, आज हम थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लोर करके बताते हैं। मटेरिया मेडिका में फेल्यूर कहाँ आ सकते हैं? डिफेक्टिव जजमेंट, जहां हमारा जजमेंट गलत हो रहा है, इम्परफेक्ट प्रूविंग, अगर वो औषधि सही तरीके से प्रूव नहीं हुई है, इम्परफेक्ट क्लिनिकल रिपोर्ट्स, अगर हमने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग सही तरीके से नहीं किया है, और वो पेशेंट में अगर हम सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, निदान अगर डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो रहा है। आजकल तो सभी बातें हम लोग पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से मॉनिटर करते हैं। पहले के
एक 25-30 साल पहले जैसा फैमिली फिजिशियन का कंसेप्ट था, तो वो क्लिनिकल साइन सिम्टम्स के ऊपर ही, उस वक्त शायद समय के हिसाब से इतने इन्वेस्टिगेशन के टूल्स भी नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने वो अपनी एक क्षमता हासिल कर ली थी। आज सब रेडीमेड मिल रहा है, तो जिस जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जिस अवयव का इस्तेमाल हम कम करते हैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप कम होते जाता है। वैसा ही ये क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स का उपयोग हमने करना थोड़ा कम किया है, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल किया, वो आसान लग रहा है, इसलिए ये पावर जो है, ये क्षमता है, थोड़ी कम हो रही है। तो वो क्लिनिकल रिपोर्ट्स जहां इम्परफेक्ट होते हैं, वहां भी हम लोग फेल्योर हो सकते हैं। उसको अंडरस्टैंड करने में, सिम्टम को समझने में, परस्यू करने में, पढ़ने में भी अगर हम कम पढ़ते हैं, उसकी कंपैरिजन करने में भी, कि वो व्यक्ति कैसे बता रहा है, किस माध्यम से बता रहा है, इसलिए बहुत बार कि इन द पेशेंट्स ओन लैंग्वेज हमें लिखना है, वो सिम्टम उसने क्या बताया है। बहुत बार ट्रांसलेशन करते करते एरर्स भी आ जाते हैं, तो वो एरर्स अवॉइड करने के लिए पेशेंट्स की ओन लैंग्वेज में हमें लिखना है। तो सिम्टम्स को हमें समझना है, अगर वो नहीं समझेंगे, इम्परफेक्शन उसमें भी आ गया, तो फेल्योर वहां भी हो सकता है। Certain minor important symptoms may be also quite characteristic when employed in comparison. हमें लगता है कि ये सिम्टम इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपैरिजन करते वक्त वही सिंपल सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पीक्यूआरएस सिम्टम है, पीर, क्विर, रेयर, स्ट्रेंज। ये जो सिम्टम आते हैं, हमें कुछ कम प्रूवर्स में मिलते हैं, लेकिन वो सिम्टम भी कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेलाडोना कॉजेज टॉन्सिलाइटिस टेंडिंग टुवर्ड्स सपरेशन। कि बेलाडोना टॉन्सिलाइटिस इन्फ्लेमेशन से शुरुआत करते करते सपरेशन की तरफ जाता है, बट वो माइनर इन कंपैरिजन विद एपिस, जहां एपिस भी सपरेशन कर सकता है, लेकिन हमारा एपिस की तरफ ध्यान दूसरी तरीके में जाता है। हम एपिस में वो सिम्टम की क्षमता है ये देखते ही नहीं कि एपिस भी टॉन्सिल में सेपरेट कर सकता है। तो इसीलिए सिम्टम समझना और उसका क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही फेरिंगटन साहब ने हमें सिखाया है। वी मस्ट डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिसिन, डिस्टिंग्विश इन रिलेशन अमंग देम। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिमिकल है, एंटीडोट है, कॉम्प्लीमेंट्री है, डिस्टिंग्विश है। जैसा कि केंट साहब ने भी बताया है कि जो नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन है, जिसे हम लोग गलती से सेकंड प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, एक्चुअली वो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर केंट साहब का लेक्चर अगर आप पढ़ेंगे, तो उन्होंने लास्ट में बोला है कि दिस शैल बी नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि सेकंड प्रिस्क्रिप्शन एंड नहीं होता है, फिर थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, फिफ्थ क्या होगा, इस तरीके से होता है। तो उसका सही नॉमेनक्लेचर जो है वो नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन है, तो वो रिमेडी रिलेशनशिप के बेसिस पर हमें जाना चाहिए। डेफिनेटली नेचर ऑफ डिसीज, सीट ऑफ डिसीज, पैथोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिसिटी, वो तो हम सब देखेंगे ही, लेकिन उसका रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, वो हमें फेरिंगटन साहब ने हमें सिखाया। डिफरेंशिएशन एंड कंपैरिजन ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर रिलेशनशिप ऑफ सेम फैमिली विथ अलाइड मेडिसिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल मटेरिया मेडिका मैं बिल्कुल संक्षेप में बताता हूं। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, पहला एडिशन फिलाडेल्फिया में पब्लिश हुआ था, सेकंड एडिशन बहुत डिमांड आने के बाद 1890 में पब्लिश हुआ है, जहां मैंने पहले भी बताया था कि लगभग 400 से ज्यादा ड्रग्स उसमें मेंशन किए हैं, और थेरापेटिक्स ऑफ डिसीजेस इंक्लूडिंग स्कारलेटिना, डिप्थेरिया, टाइफाइड फीवर एटसेट्रा, उसके ऊपर फोकस किया गया। इन ऑल हिज टीचिंग ही शोड हिमसेल्फ टू बी अ प्रैक्टिकल फिजिशियन। मेरे सामने क्लिनिकल मटेरिया मेडिका, जिसमें लगभग 72 लेक्चर से ज्यादा लेक्चर उन्होंने दिया है, और उसका इलाबोरेशन करके अभी वो बुक फॉर्म में अभी हमारे सामने पब्लिश हुआ है, थर्ड एडिशन, जहां पर चीफली उन्होंने कंपैरिजन पर फोकस किया। कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका थोड़ा और बाद में शुरू हुआ है, लेकिन यहां पर ही उन्होंने क्लिनिकल मटेरिया मेडिका में कंपैरिजन की शुरुआत करके उन्होंने यहां पर ये एडिशन किया है, और ये बुक थर्ड एडिशन 1896 में फिलाडेल्फिया में ही पब्लिश हुआ है। फोर्थ एडिशन पब्लिश इन जनवरी 1908 एट शिकागो। ये उनके समय में नहीं हुआ है, ये बाद में हुआ है, और इसमें कुछ कुछ बातें एडिशन की गई है, लेकिन ये ओरिजिनल लिटरेचर से ली गई है। हैनिमनियन मंथली बोलो या अमेरिकन इंस्टीट्यूट का जो जर्नल था, वहां से लेकर गई है। अभी फोर्थ एडिशन में जैसा कि नेटवर्क आर्सेनिकेटम ऐड किया गया है, तो ये बाद में के जो पब्लिशर थे, एडिटर्स थे, उन्होंने कुछ उनके आर्टिकल से ढूंढ कर निकाला, और वो कुछ बातें जो लोगों को अभी तक पता नहीं थी, वो भी उन्होंने ऐड किए। सो दिस अडी, बट सबसे विशेषता है कि ये फोर्थ एडिशन जो है, ये अपने इंडियन लैंग्वेज में, बंगाली में भी ट्रांसलेट हुआ है, और वो अवेलेबल है मार्केट में, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल में ही मिलता है।
अभी मैं संक्षेप में उनका जर्नी आपको दिखाता हूँ। हैनिमनियन में पर्टिकुलरली साहित्य में जो है 1871 में हैनिमनियन मंथली मैरिड विथ मिस एलिजाबेथ एटकिन फिलाडेल्फिया में 13 सितंबर 1871 को हैरिंगटन साहब का मैरिज हुआ था। हमने 47 में बर्थ हुआ, 1871 में ही गॉट मैरिड। 72 चेयर ऑफ पैथोलॉजी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, 74 में प्रोफेसर ऑफ मटेरिया मेडिका, 73 टू 75 अमेरिकन जर्नल ऑफ होम्योपैथी मटेरिया मेडिका, 79 में एडिटर बने एनिमनियन मंथली के। 80 टू 82 2 साल तक वो स्टडीज इन मटेरिया मेडिका का सीरीज उन्होंने लिखा है एनिमनियन मंथली में ही। 84 में साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेंसी बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ड्रग एक्शन स्पेसिफिक पैथोलॉजी उसका उसके ऊपर फोकस करके उन्होंने 1884 में। देन ही ट्रैवल्ड थ्रू द वेरियस कंट्रीज। थोड़ा हेल्थ इशू, जैसा मैंने पहले बताया था कि बीच बीच में उनका हेल्थ इशू आता था जब वो एडिटर थे एनिमोनियन मंथली। तो उनको किसी ने एडवाइस किया कि आप थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और यूरोपियन कंट्रीज में घूम कर आएंगे, क्लाइमेट के दृष्टि से भी आपको वो हेल्थ में इंप्रूवमेंट देगा। और यहाँ पर थोड़ा कुछ उन्हें इंप्रूवमेंट मिला भी है। उन्होंने यूरोप, जर्मनी, पर्टिकुलरली जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड में ट्रैवलिंग किया है, बट बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। पर्टिकुलरली क्रिसमस हॉलीडेज में वो उधर जाते थे, एक 2 से 4 महीने के लिए ही वो उधर जाकर आए। अगेन ये बैक टू फिलाडेल्फिया इन 1885 ओनली। लेकिन हेल्थ इशू उनका पीछा छोड़ नहीं रहे थे। फॉलोइंग द कोल्ड ही हैड अबाउट 1884 में सेट इन द लैरिंजाइटिस, उनको गले की बीमारी हो गई। डिस्पाइट ऑफ हॉर्सनेस उन्होंने अपना काम लेक्चर देना कंटिन्यू रखा, जबकि उनको बहुत लोगों ने एडवाइस भी किया कि आप अभी थोड़ा लेक्चर देना कम करेंगे, सिर्फ लिटरेचर लिखना ही रखेंगे तो बेटर रहेगा। बट ही कंटिन्यू, नहीं मैं अभी लिखने में मेरी क्षमता इतनी नहीं है जितना कि मैं बोलने से ज्यादा प्रभावी समझता हूँ। सो प्रायर टू क्रिसमस हॉलीडेज एट लास्ट एपोनिया हो गया, पूरी आवाज ही उनकी चली गई है। और वो ही वॉज हियर प्रिवेंटेड टू डिलीवर द फर्दर लेक्चर्स विद इन अ मंथ, फीलिंग मच इम्प्रूव। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा ट्रैवलिंग करके, रेस्ट करके उन्होंने इंप्रूवमेंट महसूस किया है। फिर से उन्होंने वो स्प्रिंग के एग्जामिनेशन में लेक्चर्स देना शुरू कर दिया है, वही सेम कॉलेज में। लेकिन वो भी वो ज्यादा देर तक नहीं कर पाए। ड्यूरिंग दिस टाइम द डिसीज डीपन, उन्हें ऊपर से लग रहा था कि उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली द डिसीज स्प्रेडेड इनसाइड द बॉडी, ब्रोंकिया, एंड डेवलप द ब्रोंकाइटिस व्हिच पार्शियली रिलीव्ड बाय अप्रैल। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए रिलीव था। हम 84 से देख रहे हैं 85 में टिल अप्रैल एंड मई में ब्रोंकाइटिस हुआ, थोड़ा उन्हें ठीक भी महसूस हुआ। लेकिन अगेन someone has advised me you can have a trip to Europe and which can give the relief as in the past. Again he said to Europe with his wife, but again he found कि मुझे जितना चाहिए था मैं मेरे इम्प्रूवमेंट से संतुष्ट नहीं हूं। सो ही रोट फ्रॉम पेरिस, नाउ आई एम अबाउट द सेम एज येट बट लिव इन होप। अभी भी मैं बहुत आशा रखता हूं कि मुझे कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इम्प्रूवमेंट होगी। ऑन एडवाइस ऑफ डॉक्टर हर्मन ऑफ पेरिस ही वेंट टू द डिफरेंट प्लेस, स्मॉल टाउन इन ब्लैक फॉरेस्ट, एंड वेयर ही गॉट माइल्ड क्लाइमेट एंड रेस्टफुल सराउंडिंग्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अ वेट सीजन, थोड़ा सा एक बीच में बारिश का मौसम आ गया था। वहां पर सेवरल वीक्स उन्होंने निकाले व्हिच ही हैज प्रिवेंटेड द रिकवरी। लेटर ही शिफ्टेड टू ब्राइटन इन इंग्लैंड एंड डिस्पाइट ऑफ कंसल्टेशन ऑफ सेवरल इंग्लिश फिजिशियंस, बहुत लोगों ने उन्हें बताया कि डॉक्टर फैरिंगटन की जीवनी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने दूसरे इंग्लिश फिजिशियंस को, एलोपैथिक फिजिशियन को उन्होंने दिखाने की सलाह दी है, but he did not get any relief even by consultation. Finally, with the discouraged mind and injured due to his journey, with a lot of disappointment, he backed. Now first time he cognized, उन्हें अभी पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि अभी शायद मेरा जाने का समय आ गया है। His race is nearby run, laid aside. Most entertained hopes must be abandoned with the heavy heart. Speedily gave the part to a calm conviction that the way to God is best. However, he firmly holds an unwavering confidence in the law of cure. उन्हें अभी भी होम्योपैथी में ही विश्वास था, इसलिए उन्होंने एलोपैथी की दवा नहीं ली, बंद कर दी थी। और उनके जो मित्र थे, दोस्त लोग थे, वो उन्हें बार बार आग्रह कर रहे थे, लेकिन
he was very much firm with the homeopathy. Though homeopathy will fail, but I will take the homeopathy. Urged to seek advice from prominent allopaths. इतना उन्हें बताया, लेकिन lastly what he has been word in his religious mind, he humbly refused by saying, if I must die, अगर मुझे जाना है, I want to die by a Christian, as his faith in the law was unbounded, believe it divine in origin and therefore wholly true. जो सच है होम्योपैथी है, क्योंकि we know homeopathy is a product of natural science, and he was holding the views that God's law, that is nature's law of cure, and on which homeopathy is based. So this is conscientious, zealous, and learned. He seemed destined to be a leader among the men. He was called earlier on earth for the work that he faithfully performed and confidently entered thereon, looked forward to his higher field, therein with the pleasant anticipation. At last, he breathed his last. It is a bitter truth that a good man is always been called away. Earlier, on 17 December 1885, in a small lifespan of 37 to 38 years, hardly 38 years, वो अपनी जीवन यात्रा कंप्लीट करके गए, but his work is very divine and his literature magnum opus. Comparative materia medica, clinical materia medica और स्टडीज इन materia medica का ये जो 3 इंपॉर्टेंट वर्क है, अलग अलग जर्नल्स में अलग अलग आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, तो उसकी वजह से प्लस हिज लेसर राइटिंग्स आल्सो, दैट लेसर राइटिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज गिविंग the idea about the principles of homeopathy as well as the various medicines, and his clinical experiences he has been wrote in that particular book. So may his living inspire us. वो अपने आप में एक शिक्षक की सही मात्रा में जीवन उन्होंने जिया है, इसलिए मैं यहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का एक सेंटेंस जो है, स्मॉल पैराग्राफ स्ट्रांजा, यहाँ पर शेयर करना चाहता हूं. अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ. उन्होंने क्लिनिकल मैट्रिमोनी का पहले खुद सीखा है, उसका एनालिसिस किया है, और फिर बाद में उन्होंने लोगों को बताया, लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इट्स ओन फ्लेम. जब तक वो खुद जलता नहीं है तब तक वो दूसरे को जलाता नहीं है, यानी दूसरा लैंप नहीं लगा पाता है. द टीचर हु हैज कम टू एन एंड इज सब्जेक्ट, वो शिक्षक वहीं पर रुक जाता है. हु हैज नॉट लिव्ड ट्रैफिक, वो जो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, नॉलेज मिलाने की, जो जिज्ञासा मिलाने की उसमें क्षमता नहीं रखता है, वही रुक जाता है. बट मियरली रिपीट्स हिज लेसन्स, वो अपने आप से रिपीट ही करता है टू द स्टूडेंट्स, कैन ओनली लोड देयर माइंड्स, ही कैन नॉट वीकन देम. Truth not only must inform but also must inspire. If inspiration dies and the information only accumulates. तो डॉक्टर कैरिंगटन साहब को इंफॉर्मेशन एक्युमुलेट नहीं करना था, तो सच्चे अनुभव से उन्हें जो लग रहा था वो उन्होंने अपने छोटे जीवन काल में लोगों को बताया. एंड देन ट्रूथ लॉसेस इट्स इंफिनिटी. अगर इस तरीके से नहीं किया तो ट्रूथ अपनी इंफिनिटी खत्म कर देगा. यहाँ पर मैं भगवत गीता का कुछ कोट करना चाहता हूँ. न कर्मणामरंभा नैष्कर्यम पुरुषोत्श्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. द मैन डज नॉट अटेन फ्रीडम फ्रॉम एक्शन विदाउट एंटरिंग अपॉन एक्शन नॉर डज ही रीच. उनकी जो ड्रग पैथोजेनेसी है वो यहाँ पर दिखाती है. क्लिनिकल मटेरिया मेडिका, कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका, और बाद में लेसर राइटिंग. सो नॉर डज ही रीच परफेक्शन मियरली बाय सीजिंग टू एक्ट. तो अंतिम समय तक उन्होंने अपने आप को एक्टिव रखा है. मे ऑल हु कम हियर फाइंड कंफर्ट एंड करेज एंड ऑल हु सर्व हियर स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग. टू सम अप इन द वर्ड ऑफ ग्रेट टीचर अगेन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देयर इज अ नीड टू चेंज इन द परसेप्शन एंड एटीट्यूड, रियलाइजिंग दैट फील्ड इज वाइडर. ये बहुत विशाल क्षेत्र है होम्योपैथी का, ये कभी रुक नहीं सकता है, और इसका जितना आप पढ़ाई करेंगे उतना आपको और ज्यादा इसमें ज्ञान प्राप्त होते जाएगा. इज ग्रेटर and goal is higher. Therefore, it is a time to mend and amend the system which have a negative effect on the society. I am very much thankful to Dr. M.K. Sahni sir, my teacher Dr. L.M. Khan, M.P. Arya, Padma Shri Dr. V.K. Gupta, Dr. Niranjan Mohanty, Amitava Poddar, from whom I learned the organon, Dr. Kavishwar from Maharashtra, Khamgaon, living legend in the homeopathy, Dr. M.A. Rao,
He is the international coordinator of IIHP, Indian Institute of Homeopathic Physician, the oldest organization amongst the homeopath, which is established in 1944. My colleague, Dr. Mrs. A.S. Parikh and team KB Abad. Above all the learner, disciples, followers of homeopathy from whom I have learned. Thank you very much. Thank you, madam. धन्यवाद बहुत बहुत. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय दहाड़ का. फेरिंगटन जो एक स्टैलवर्ट्स हैं होम्योपैथी के, वन ऑफ द स्टैलवर्ट्स ऑफ होम्योपैथी, तो उनका कंट्रीब्यूशन इज वेरी इनवैल्यूएबल है, अमूल्य है. और इसकी जो जीवनी और जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो डॉक्टर अजय ने बताया, बहुत बढ़िया सेशन रहा डॉक्टर अजय का आज का. इस तरह से हम स्टेवर्ट से हमें इंस्पिरेशन मिलती है किस तरह से हमें हार्ड वर्क करना है और किस तरह से निरंतर कंसिस्टेंटली हमें होम्योपैथी में अपना एक्सपीरियंस बनाना है. और जैसे डॉक्टर फेरिंगटन ने अपना एक्सपीरियंस क्लिनिकल मटेरिया मेडिका और कंपैरेटिव, उनका एक्सपीरियंस है जो उन्होंने बुक्स में लिखा है. तो इसी तरह हर होम्योपैथ को कोशिश करना चाहिए अपना एक्सपीरियंस गेन करने की और जितना हो सके वो डॉक्यूमेंट भी करें. थैंक यू मैम. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का. कैन आई लीव नाउ? Dr. Neha, can I start now? Yes, madam, you can start. Okay.